मारण। मारण का क्या है मतलब भस्म बनाना। मारण की भस्म बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पारद लेंगे। कैसा लेंगे, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक ले लेंगे। अब जहाँ शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की बात आई तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बनानी होती है, हमें कजली बनानी होती है। किस और कजली बना करके क्या करेंगे, उसमें हम नींबू सरस में घुटाई करेंगे। तो पारद गंधक और की कजली को क्या करना है, फिर बाद में हम नींबू सरस के अंदर घुटाई करनी है। क्यों, क्योंकि अब हम इसका कल्क टाइप बनाना है, इसलिए हमने नींबू सरस में घुटाई करी। फिर इसको घोट करके क्या करना है, इसका लेप करना है। किसके ऊपर, तांबे के पत्थरों के ऊपर। वो इस तांबे के पत्थरों के ऊपर लेप कर दिया। फिर तांबे के पत्थरों के ऊपर लेप करके इसको क्या करना है, इन पत्थरों को हम शराब संपुट में, शराब संपुट के अंदर बंद करके क्या करते हैं, मतलब हमने क्या किया, उसको सुखा लिया है ना। तत्पश्चात ताम्र पत्रों को शराब संपुट करके इन पत्रों का हमें क्या करना पड़ता है, गजपुट की अग्नि में पार देना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होगा, 3 फुट देने से, 3 फुट देने से जो ताम्र की जो भस्म होती है वो दोष मुक्त हो जाती है। फिर इसको और दोष मुक्त मतलब अभी भी क्या है, इसमें जो पूरी तरह से शुद्ध मतलब इसका अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे ये दोष इसमें है, हालांकि दोष शोधन से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है भस्म। तो दोष मुक्त करने के लिए इसमें क्या करेंगे, फिर से हम नींबू आदि कोई भी अम्ल द्रव्य से क्या करते हैं, फिर से हम इसमें मर्दन करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका गोला बना लेंगे। इस गोला बना करके ये जो भस्म का जो गोला है, इसको सूरनकंद, सूरनकंद आता है, सभी लोग जानते होंगे। सूरनकंद के बीच में गोल गोल छेद करके उसके अंदर हम इसमें भर देते हैं। सूरनकंद के मध्य में रख के उस सूरन को क्या करना है, फिर चारों तरफ से हम उसको मिट्टी का लेप करना होता है। कितना, 1 अंगुल मोटा करीब। फिर इस गोले को सुखा लिया और सुखा करके हम क्या करेंगे, फिर से गजपुट की अग्नि में पाक करेंगे और फिर स्वांग शीत होने पर क्या हो जाएगा, हमें ताम्र की कृष्ण की भस्म प्राप्त हो जाती है। एक बार और देख लीजिए, पारदो गंधक की कजली बनाई, नींबू सरस मिलाया, उस कजली के लेप को हमें तांबे के पत्थरों के ऊपर लेप करना है। इन तांबे के पत्थरों को हम सराव में रख करके गजपुट की अग्नि में कुट देना है। अब जो भस्म प्राप्त हुई है उस भस्म को फिर से हमें नींबू सरस से क्या करना है, मर्दन करना है। फिर मर्दन करके क्या है, इसका एक गोला टाइप बना लेना है। फिर इस गोले को सूरनकंद के मध्य में रख करके फिर उस सूरनकंद को चारों तरफ से क्या है, 1 अंगुल मिट्टी का लेप करना है। फिर इसको सुखा करके फिर गजपुट की अग्नि में पाक करना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमें ताम्र की जो है ताम्र भस्म मिलेगी, जो कि कैसी होगी, वर्ण में कृष्ण वर्ण की यानी कि काले वर्ण की प्राप्त हो जाती है। तो ये इस तरीके से ताम्र जो धातु है उसकी हम भस्म तैयार करते हैं। इस विधि में क्या है, अब इसकी कुछ वो है, जैसे इस विधि में क्या है, प्रथम पुट में ही क्या है, मतलब जब हम देते हैं इसका पहला पुट देते हैं तो इसमें क्या है, ये भंगुर हो जाता है, तो उसे हम आसानी से मर्दन किया जाता है। फिर इस ताम्र चूर्ण में क्या करना है, ये कुछ राइटर्स हैं, ये इन्होंने इसके मतलब बताए हैं कुछ खास बात, जैसे कि ताम्र चूर्ण में क्या करना है, हम चतुर्थांश कजली मिला करके जम्बीरी नींबू सरस से मर्दन करके फिर टिकिया बना करके सुखा करके पुट देना चाहिए। इस प्रकार की जो क्रिया है वो 3 बार हम करते हैं। मतलब यही जो हम प्रक्रिया है, जो हमें भस्म मिली, उसको हम 3 प्रकार से किया जाता है। जो क्या करेंगे इसमें, अब ताम्रचूर्ण में चतुर्थांश कजली मिला करके, है ना, चौथा भाग कजली मिला करके और नींबू सरस से मर्दन करके फिर से टिकिया बना करके सुखा करके पुट दे देंगे। ठीक है, तो समझे, यानी कि जो पीछे वाला पार्ट था हमने यहाँ पे भस्म मिल गई। फिर ये जो भस्म मिली है, इस भस्म को फिर से हम क्या करना है, चतुर्थांश कजली में मिला करके और जम्बीरी नींबू सरस से मर्दन करके क्या करना है, टिकिया बना करके फिर से हमें इसे पुट देना पड़ता है। तो यही प्रक्रिया सेम कितनी बार करनी है, 3 बार करनी होती है। अब ये जो प्रक्रिया की है, इससे फिर से जब हमें भस्म मिलेगी तो फिर से हम इसको चतुर्थांश कजली में मिला करके करते हैं। तो ये जो भस्म होती है ये सर्वदोष नाशक होती है और वांति, भ्रांति, विरेचन आदि विकारों को ये कदापि क्या करती है, उत्पन्न नहीं होने देती है। अब इसका खास क्या है, अमृतीकरण। जैसे जब मैंने अमृतीकरण वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें ये चीज बताई थी, कुछ 2-3 चीजें ही हैं, मतलब 2-3 टॉपिक्स है या 2-3 द्रव्य हैं जिसमें अमृतीकरण करते हैं। एक तो अभ्रक के अंदर करते हैं, दूसरा स्वर्ण माक्षिक के अंदर करते हैं, और तीसरा क्या है, कॉपर यानी कि मतलब कॉपर यानी कि ताम्र धातु के अंदर करते हैं। अब हमने इसका शोधन कर लिया, मारण कर लिया। शोधन करने के बाद भी ऐसा लगता है कि इसमें जो कुछ दोष होते हैं वो शेष रह जाते हैं। तो इन शेष
बचे हुए जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए ही क्या है, हमें अमृतीकरण का संस्कार किया जाता है। तो ताम्र के अमृतीकरण के लिए क्या करेंगे, इसमें ताम्र भस्म जितनी है उसका आधा भाग हम क्या लेंगे, गंधक लेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, पंचामृत मिला देंगे। फिर पंचामृत मिला करके मर्दन करते हैं। फिर मर्दन करके इसकी टिकिया बनाएंगे। टिकिया बना करके उसको मतलब पाक करके उसको मतलब सुखाना होता है। फिर इस शराब संपुट में बंद करके क्या करना है, 10 फुट की अग्नि में पाक करना होता है। इस तरीके से 3 फुट देने से ताम्र के जो 8 दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या लिया हमने, इसमें ताम्र भस्म ली, आधा इसमें हमने गंधक मिलाया और पंचामृत, इन 3 यानी कि गंधक और पंचामृत। ये पंचामृत कितना लेंगे, संभाग लेंगे। मिला करके क्या करना है, तीनों का मर्दन किया, टिकिया बनाई और पुट दे दिया शराब संपुट में रख के। दूसरी क्या विधि है अमृतीकरण की, दूसरी विधि भी इसमें बताई गई है। इसमें सीधे सीधे क्या किया है, ताम्र भस्म को कुमारी सोरस की भावना दे दो, बस डायरेक्ट कुमारी सोरस की भावना दे दी और टिकिया बना करके शराब संपुट करके कितने 7 बराबर देने से भी ये दोषों से मुक्त हो जाती है। तो ये इस तरीके से क्या है, ताम्र जो धातु है उसका अमृतीकरण बताया गया है। परीक्षाएं, परीक्षा तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस हमने बनाई और ये नहीं पता है कि वो ठीक बनी है कि नहीं बनी है, तो उसके लिए कुछ परीक्षा है। जैसे कि ऐसे ही ताम्र भस्म की है, वारिता यानी कि पानी के ऊपर तैरनी चाहिए, रेखा पूर्ण होनी चाहिए, निश्चंद्र यानी कि चमक रहित होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या है, इसकी एक खास परीक्षा है। क्या है, ताम्र भस्म को अगर हम खट्टी दही में डालते हैं और कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दें, तो अगर दही का रंग नीला पड़ जाता है, नीला पड़ने पर क्या है, अभी इसमें से दोष नष्ट नहीं हुए, मतलब अभी इसको और पुट देने की आवश्यकता है, मतलब अभी हमें से और भस्म बनाना है। तो ये इस तरीके से, मतलब अभी कच्ची है ये भस्म, तो ये इस तरीके से भस्म की जो परीक्षा है वो बताई गई है। गुण क्या है, कसाय होती है, अम्ल होती है, मधुर है, तिक्त है, विपाक इसका मधुर होता है, वीर्य में ये उष्ण होती है, पित्त में कफर होती है, उदर रोग, कुष्ठ, कृमि, ऊर्ध्वाक शोधक, विषहर होती है, स्थूल्य यानी कि मोटापे को दूर करती है, दीपक किंचित व्रंगण करने वाली होती है। इसके अलावा आर्स, क्षय, पाटु, नेत्रीय, लेखन, लघु का, श्वास, प्रतिशय, मतलब ऐसे कोई रोग नहीं है जो इससे दूर ना होते हो। तो एक तरीके से क्या है, ये भी रसायन की तरह ही काम करती है। मात्रा 1/8 से आधा रत्ती कि इसकी मात्रा बताई गई है, बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, उसमें भी रोगी के बलाबल और काल के अनुसार। अनुपात में क्या है, रोगानुसार विविध द्रव्यों के सोरस आदि और मधु के साथ हम इसमें देते हैं। ताम्र भस्म का अगर हम इसमें अशुद्ध रूप में सेवन कर ले तो क्या मतलब देने, मतलब अगर भस्म दे रहे हैं और हम तो शुद्ध समझ के दे रहे हैं लेकिन वो अशुद्ध निकली और खाने के बाद में उसका कोई विकार हो गए, तो ऐसे केस में हमें उसके विकारों की शांति के लिए क्या करना चाहिए, हमें मुनि बीरी यानी कि जो यवक होता है उसको पीस करके उसको मिश्री के साथ में, या फिर दूसरा है कि धनिये के बीज के क्वाथ में मिश्री मिला करके, 2 मेथड है, यानी कि यवजों को पीस करके उसमें मिश्री मिला करके दे सकते हैं, या फिर धनिये के बीज, जो धनिया होता है ना, बीज होता है उसका काढ़ा बना करके उसमें मिश्री मिला करके उसको 3 दिन तक अगर पिलाएंगे तो जो ताम्र भस्म से संबंधित जो दोष होते हैं वो विकार वो शांत हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके प्रमुख योगों में क्या होंगे, प्रमुख योगों में जैसे इसमें लक्ष्मी विलास रस के अंदर पड़ता है, आरोग्य वर्धनी वटी है, पंचामृत पर्पटी है, ताम्र पर्पटी और हृदयार्णव रस। इन योगों के अंतर्गत ये जो ताम्र धातु है ये डाली जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा जो ताम्र धातु का जो टॉपिक है वो इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।